डियर फ्रेंड्स, आप जानते ही है इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए ड्राइव। इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर यूज होता है बेसिकली वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। हाउस होल्ड में और छोटी इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर यूज होता है वो बेसिकली सिंगल फेज होता है, क्योंकि सप्लाई ही सिंगल फेज होता है। 3 फेज मोटर की एक खास बात यह है कि उसकी स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। उसके अलग से स्टार्ट करने के लिए अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर एक ही फेज होने के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाते। इसके लिए हमें सिंगल फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस कन्वर्सन के लिए हम कैपेसिटर फेज शिफ्टिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। हम एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग में और स्टार्टिंग वाइंडिंग में। कुछ इंडक्शन मोटर में सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम ही कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड रहता है और कुछ मोटर में रनिंग कंडीशन में भी कैपेसिटर सर्किट के साथ कनेक्टेड रहता है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जब कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है, उसे चेंज करना पड़ता है, तब कोई पुराना वैल्यू देख के हम लगा देते हैं। वैसे तो काम ठीक ठाक चल ही जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण कैपेसिटर का वैल्यू रीडेबल नहीं रहा और आपने मोटर का रिवाइंडिंग की है, आप कैसे कैपेसिटर का वैल्यू निकालोगे? और मान लीजिए कि मोटर का जो नेम प्लेट है वो खराब हो गया और रीडेबल नहीं रहा, तब क्या करना पड़ता है? आपको कुछ स्टेप है जो फॉलो करना होता है कि किस वैल्यू का कैपेसिटर उस मोटर के लिए सुइटेबल है। तो आज इसी वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे एक अननोन मोटर का रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू हम कैलकुलेट करें। तो देखते रहिए इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, कुछ भी है और जस्ट इंटरेस्ट रखता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस मोटर पर 2 वाइंडिंग है, एक है मेन वाइंडिंग, दूसरा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये रहा मोटर का बेसिक सर्किट डायग्राम। आपको समझाने के लिए एक मोटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिसका पावर रेटिंग है 250 वाट, वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज। अगले स्टेप में जाने के लिए मोटर का कुछ इंफॉर्मेशन जान लेना बेहद जरूरी है। उसमें से है मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग रिएक्टेंस जो है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा आप ढूंढेंगे कहाँ? इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मोटर का नेम प्लेट पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक काम कीजिए, आप अपनी मल्टीमीटर से कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मोटर का रेजिस्टेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, ये सब कुछ। पहले आप मल्टीमीटर से प्राइमरी वाइंडिंग ताकि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर कीजिए। मैंने मेरे मल्टीमीटर से मेजर किया है, मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस आया 4.5 ओहम एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आया है 9.5 ओहम। अगर आपके पास इंडक्टेंस मेजर करने का मीटर है तो आप बड़ी आसानी से वाइंडिंग का इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडक्टेंस मीटर नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, आप अपने मल्टीमीटर को एमीटर मोड में लीजिए। उसके बाद उसको सीरीज में वाइंडिंग के साथ जोड़ दीजिए और 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट सप्लाई दीजिए और करंट को मेजर कीजिए। अब
जब आपको करंट मिल जाएगा तो उसमें से आप रिएक्टेंस मेजर कर सकते हैं। एसी में हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ओहमिक रेजिस्टेंस का मिलावट होता है। सबको मिलाकर हम बोलते हैं इम्पीडेंस, जिसको हम जेड से डिफाइन करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हमको मेन वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस मिला 3.7 ओम और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस मिला 3.5 ओम। अब हम रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के वैल्यू को एक साथ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि Zm इक्वल्स टू 4.5 प्लस J 3.7। अब एक बात है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट 90 डिग्री फेज डिफरेंस में रहता है। तो हमको कैपेसिटर लगा के 90 डिग्री फेज डिफरेंस बनाना है। किसी भी इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच एक फेज डिफरेंस और यूं कह सकते हैं टाइम डिफरेंस होता है। वो फेज डिफरेंस क्या है वो निकलने का एक तरीका है। हम देख पा रहे हैं वो फेज डिफरेंस हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। इधर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स B बाई A। हम वैल्यू पुट करके जो एंगल निकल आ रहा है वो है 39.4 डिग्री। ये लैगिंग है क्योंकि लोड इंडक्टिव है। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट को मेन वाइंडिंग की करंट से 90 डिग्री लीड करवाना है तो वोल्टेज के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट 50.6 डिग्री लीड करवाना पड़ेगा। फिगर से आप देख पा रहे हैं मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन ये है कि 50.6 डिग्री लीडिंग फेज डिफरेंस लाने के लिए हम कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर इस्तेमाल करें। फॉर्मूला में दिया गया है tan थीटा A इक्वल्स टू XC बाई R। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, R होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। फॉर्मूला में बैठा के वैल्यू XC निकल आता है 11.56 ओम, ताकि हमें 11.56 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लाना है। पहले एक स्लाइड में मैं कह चुका हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को अपोज करता है, दोनों अपोजिट है। अगर मान लीजिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप प्लस समझा तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस को नेगेटिव समझना पड़ेगा। तो टोटल जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चाहिए इंडक्टेंस होने के बावजूद वो है 11.56 प्लस 3.5। सो टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 15.06 ओम। अब हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू पता चल गया। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू से हम कैसे कैपेसिटर का वैल्यू और कैपेसिटेंस का वैल्यू फैराड में और माइक्रोफैराड में कैसे लाए वो दिखाएंगे। ये एक फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 1/2 पाई F x C। F इधर है सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है। अब सारे वैल्यू पुट करके इक्वेशन पर हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल रहा है 21 माइक्रोफैराड। अब आप 21 माइक्रोफैराड की एक कैपेसिटर मोटर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लगा सकते हैं।
अभी तक आपने देखा है कि एक अननोन मोटर के लिए सुइटेबल कैपेसिटर का वैल्यू हम कैसे निकालें। अब वैल्यू तो आ गया, अब बारी है कैपेसिटर चूज करने की। उसकी वोल्टेज लेवल चूज करना है, उसका करंट लेवल चूज करना है, कौन सी ब्रांड का चूज करना है, कैपेसिटर का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आप बड़े मोटर पर कोई सीरियस काम कर रहे हैं, रिलायबल ऑपरेशन जरूरी है, तो आपके लिए अच्छे से अच्छी कैपेसिटर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप कैपेसिटर कैसे चूज कर सकते हैं। देखते रहिए मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, और नहीं लगा तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्यों अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद।